सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। और जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था वो मैंने आपको बेसिक तौर पे कुछ क्वेश्चन वगैरह करा रखे थे एंड जो भी सिलेंडर के इक्वेशन थे वो चीज़ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली कॉनिक्वाइड पढ़ने वाले हैं, जो कि अगला टॉपिक मेरा होने वाला रहेगा। अब कॉनिक्वाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बेसिकली बता दूँ कि कॉनिक्वाइड एक्चुअली होता क्या है और कॉनिक्वाइड एक्चुअली में कहते किसे हैं, और इसमें जो हम स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ अपने को सिलेबस में दे रखा गया है और क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख चुका हूँ कि देखिए कॉनिक्वाइड है वो बेसिकली है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि कॉनिक्वाइड बताने से पहले थोड़ी सी बैक जाते हैं और हम थोड़ा सा समझते हैं कि कॉनिक्वाइड का एक्चुअली मतलब क्या है और कॉनिक्वाइड आया कहाँ से था। ठीक है, तो लेट सपोज कि मैं आपको एक पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ। जैसे देखिए आपने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा है यहाँ पे, ठीक ना, आपने जो भी चीज़ पढ़ा है सॉलिड ज्योमेट्री पर्टिकुलर मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में बताता हूँ आपको। सॉलिड ज्योमेट्री में जितनी भी चीज़ आपने पढ़ा होगा, सॉलिड ज्योमेट्री में मैंने शुरू क्लास में बोला था कि सॉलिड ज्योमेट्री ऑल अबाउट द 3D। ठीक है, क्या होगा? ऑल अबाउट द 3D। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे इन 3D में ही बात करेंगे हम। जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं पढ़ा भी चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, ये हम 3D में ही बात किए थे। ठीक ना, यहाँ पे मैंने आपके साथ साथ बात किया था यहाँ पे एस्फेयर की बात करा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एस्फेयर से बात करा था, ये भी मैंने 3D में ही बात करा था। इवन अगर हमने बात करा था यहाँ पे कि एस्फेयर के साथ हमने यहाँ पे हाल फिलहाल में आपके पास सिलेंडर मैंने बात करा है। ठीक है, तो सिलेंडर मैंने 3D में ही बताया है। ठीक ना, एंड इवन इसके साथ हम लोग बात करेंगे अगर हम बात करें यहाँ पे एस्फेयर के साथ हमने और क्या पढ़ा होगा, एक कोन भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये भी हमने 3D में पढ़ रखा है। तो मतलब कि सॉलिड ज्योमेट्री को मैंने शुरू में ही बोला था कि सॉलिड ज्योमेट्री ऑल अबाउट द 3D। ठीक है, तो चलिए ये तो यहाँ तक तो सही हो गया। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो जैसे मैंने कोन बताया होगा, सिलेंडर बताया होगा, स्फीयर बताया होगा, स्ट्रेट लाइन बताया होगा, ये सारे के सारे चीज़ें आपने पढ़ा होगा ना, तो आपके पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट मिली होगी जिसमें हम एक्चुअली कुछ ऐसे बात करते हैं कि ये क्लोज सरफेस थी। क्या थी हमारे पास यहाँ पे? ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे क्लोज सरफेस थी। ठीक ना, ये मतलब जो भी यहाँ पे कर्व बना था, अगर यहाँ से बनना स्टार्ट किया तो ये सारे के सारे सरफेस यहाँ पे जाकर क्लोज होते हैं। जैसे स्फीयर में देख सकते हो ये क्लोज सरफेस बोलेंगे, सिलेंडर में देख सकते हो कि मैंने कुछ ऐसे बना रखा था, इसका सरफेस और इसका सरफेस यहाँ पे क्लोज था। कोन में मैंने बना रखा था, यहाँ पे एक कैसे होता था, ठीक है, ऐसा होता था, और ये भी यहाँ पे क्लोज होता था। मतलब कि जो जितने भी कर्व बने थे ना वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज थे। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो थोड़ा ये अलग है, बट हाँ ये भी एक तरीक़ा से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता था। ठीक है, ये ओपन होता था, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, इसको तो अलग ही रखो स्ट्रेट लाइन को। लेकिन मोटा मोटी देखोगे तो जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ा रखे ये सारे के सारे क्लोज थे। लेकिन लेट सपोज कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 3D में तो ऐसे क्लोज हम लोग पढ़े, लेकिन अगर साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे कि अगर लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि जो सॉलिड ज्योमेट्री है ना, इसमें और भी चीज़ें हैं जो 3D में आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे आपने पढ़ा होगा इसके पहले पारा, ठीक ना, पाराबोलॉइड पढ़ा होगा। सॉरी, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, पाराबोला का नाम सुन रखा, मैं बताना चाह रहा हूँ आपके, पाराबोला का आपने नाम सुना होगा। ठीक ना, पाराबोला का आपने नाम सुना होगा। ये भी तो कहीं ना कहीं एक आपके पास इससे भी तो एक शेप बन सकती है ना, वो भी आपका 3D में बन सकती है। तो देखिए जब भी हम 3D की बात करेंगे तो पाराबोला का आपने नाम सुना होगा। पाराबोला में हम पाराबोलॉइड अगर इसको बोलने लगेंगे, ठीक ना, पाराबोलॉइड अगर OID जोड़ देंगे तो ये पाराबोलॉइड हो जाता है। और पाराबोलॉइड का मतलब हो गया जहाँ पे ये देखिए टर्म समझिएगा, IOD, जहाँ पे IOD लग गया, पाराबोलॉइड हो गया, हाइपरबोलॉइड हो गया, इलिप्सॉइड हो गया, इस तरीके से जहाँ पे ये IOD टर्म जुड़ेगा तो वो समझिएगा कि इट विल बी रिलेटेड टू द 3D। ये 3D से रिलेटेबल होगा ना, तो इसका नाम यहाँ पे पाराबोलॉइड पड़ेगा अगर 3D में पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से इसमें एक और आता है जिसका नाम होता है यहाँ पे हाइपरबोलॉइड। ठीक ना, ये बोल सकते हो आप लोग हाइपरबोलॉइड। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, पाराबोलॉइड होती है। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे तो इलिप्सॉइड हो सकती है। ठीक ना, ये सारा चीज़ों के बारे में अभी डील करूँगा। ये देखो जिसका कलर मैंने अलग सा लिखा है ना, इसके बारे में अभी हम तुरंत बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बेसिकली बता दूं कि आपने 2D में भी ये सारी चीज़ें पढ़ रखे होंगे। देखो 2D की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो 2D में भी हमने सारा चीज़ों को पढ़ रखा होगा। जैसे 2D की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 2D में आपने नाम सुना होगा। देखिए 2D में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे पाराबोला। ठीक ना, क्या पढ़ा होगा यहाँ पे? पाराबोला। ठीक ना, तो ये पाराबोला आपने पढ़ रखा होगा 2D में। ठीक ना, अगर हम बोले हाइपरबोला, ठीक ना, तो ऐसे कर सकता हूँ ना, आप हाइपरबोला, ये भी आपने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इलिप्स, ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे इलिप्स, तो इलिप्स का भी आपने नाम सुना रखा होता है। पाराबोला, इलिप्स, पाराबोलाइड, ये सारे के सारे 2D में हम लोग पढ़ते थे। तो जब हम 2D के नाम लेंगे तो यहाँ पे पाराबोलाइड आएगा, हाइपरबोलाइड आएगा, ठीक ना, और यहाँ पे पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स ऐसे करके आते हैं। तो ये हम
2D में बात करेंगे तब की कहानी बनती है। लेकिन अगर 3D में हमको देखना होगा इसी सारे चीज़ों को, तो यहाँ पे इसका नाम रहता है पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, ठीक ना, इलिपॉइड। बस ये जो टर्म है ना याद रखिएगा कि IOD जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, इलिपॉइड ऐसा करके हो जाता है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो रेड कलर में बना के, ये सारे के सारे पोर्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास ये डेंस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? ये डेंस फॉर्म में होता है। मतलब इसमें क्या है ना कि इसका खुद का अपना मास होता है, ठीक ना, मास होता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन को छोड़ देते हो, स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक एक्सेप्शनल केस हो सकती है, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके बात करें हम सिलेंडर की, यहाँ पे कोन की, स्फीयर की, इस तरीके से बात करें ऑब्जेक्ट की जो हम 3D में यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या होती है? डेंस होती है। इसके पास कुछ मास होती है, ठीक ना, और इसका कुछ ना कुछ मास के साथ साथ इसका कुछ डेंस होती है। डेंस मतलब मेरा क्या मतलब है कि कम्पैक्टेड फॉर्म में होती है, ठीक ना, वो खाली नहीं होती है, ठीक ना, उसमें खालीपन सा नहीं रहेगा, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर कुछ दिखा सकूं, जैसे देख सकते हो ये मेरे पास बोतल है, तो ठीक है, तो बोतल है तो ये क्या है, अभी ये खाली है ना, अंदर से ये खोखला है। लेकिन अगर मैं इसको पानी भर दूँ जैसे लेट सपोज, तो ये पूरा भरा हुआ, तो इसमें क्या है ना कि ये डेंस हो गया, मतलब इसका वेट को बढ़ा दिया ज़्यादा करके, और इसमें अंदर जो खाली का संभावना है ना उसको कम कर देते हैं, तो वो डेंस बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली डेंस फॉर्म में रहते हैं। जैसे स्फीयर है उसमें पूरा स्फीयर ऐसे रहेगा, तो डेंस फॉर्म में रहेगा। कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना इधर का, ये डेंस रहेगी, इसमें कुछ ना मास रहेगा, ये बोल सकते हो वेट रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक शेप है। क्या है? ये एक तरीके से आप क्या बोलेंगे? इसको शेप बोलेंगे। लेकिन लेट सपोज कि देखो, अब जैसे पैराबोलॉइड की यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है, हाइपरबोलॉइड की बात करूँगा, इलिप्स की बात करूँगा। अगर हम 2D में बात करें तो यहाँ पे इलिप्स की बात करेंगे, हाइपरबोला की बात करेंगे और पैराबोला की बात करेंगे। तो इसका आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो कुछ इस तरीके से पैराबोलॉइड की यहाँ पे शेप बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कर्व के फॉर्म बनेंगे, और यहाँ पास ये क्या है? हमारे पास ये है कर्व है। तो इस कर्व में अब तो कोई शेप नहीं है ना, पर्टिकुलर ये कौन सी शेप में जा रही है तो बता ही नहीं सकते ना। और वो एक्चुअली लाइन के फॉर्म में ऐसे ड्रॉ होती है। कर्व के है जो थीन छोटे से पेपर की तरह उसको मोड़ सकते हो आप लोग, तो कुछ ऐसे आपको मोड़ सकते हैं। इसका फोटो वगैरह भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा अब आज की क्लास में आपको। तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे मोड़ सकते हैं। तो वो एक कर्व के फॉर्म में एक शेप लेके आ रही है, जिसका ना ही कोई हम डेंस बोल सकते हैं, और ना ही इसमें कोई मास है, ना ही कोई वेट है, ना ही इसका कुछ का वॉल्यूम भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे बनेंगे। तो इसका जो है ना स्पेशली एक नाम दिया गया है, उसी का नाम दिया गया यहाँ पे कोनिक्वाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? कोन भी बोल सकते हो बेसिकली। अगर 2D में हम लोग बोलते हैं, 2D में तो यहाँ पे हम लोग कोन बोलते हैं, ठीक है, कोन या कोनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक ना, कोनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? कोनिक सेक्शन। अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 2D में बात कर रहे तो। लेकिन अगर हम 3D में बात कर रहे हैं इसी चीज़ को, तो 3D में बात करते तो आप ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं कोनिक्वाइड, ठीक ना। क्या नाम देते हैं? कोनिक्वाइड। इसका नाम होता है कोनिक्वाइड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका नाम अगर 3D में हम बात करेंगे तो कोनिक्वाइड हो जाता है, 2D में बात करेंगे तो ये 2D से आप लोग रिलेट करना कि कोनिक सेक्शन हो जाता है। तो कोनिक सेक्शन यहाँ पे आता है कोनिक्वाइड सेक्शन। तो एक्चुअली हमको जो सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना था, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड ज्योमेट्री ऑल अबाउट द, यहाँ पे है बात करने हम लोग 3D में। तो यहाँ पे 3D में हम पढ़ रहे हैं, तो कोनिक सेक्शन जो 2D में होती है उसी का यहाँ पे नेक्स्ट वर्जन जो 3D में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम आता है कोनिक्वाइड सेक्शन। तो अब कोनिक्वाइड कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने दें, जिसको यहाँ पे आपको पढ़ना है कोनिक्वाइड, इसी का नाम है कोनिक्वाइड। अब कोनिक्वाइड कहाँ से आया, कैसे रिलेट करके बताया, ये चीज़ आपको समझ में आया ना। लेकिन देखिए उसके पहले मैं बता दूँ कि जिससे अपने ये अभी तक मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि जो है यहाँ पे कोनिक्वाइड कैसे आया था। लेकिन देखिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डेप्थ में बात कर लेते हैं, थोड़ा और मज़ा आएगा। लेट्स सपोज कि आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। हालांकि मैं सोचा था नहीं बताऊँगा, बट कोई नहीं, अब आगे ये बात तो बता देते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2D में हम बात करते हैं, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे 2D में बात करेंगे, और इधर हम बात करें यहाँ पे 3D में बात करेंगे। 2D और 3D में बात करने वाले हम लोग, दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ सो दैट कि आप हो सकता है कि यहाँ पे कम काम आएंगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगी, ठीक ना। तो थोड़ा सा आपको भी सही लगेगा कि हाँ पढ़ा है तो मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा लग जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों के बीच को अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं 2D में ही बात करूँगा, 3D में बात करूँगा। जैसे मैंने 2D में बोला कि कोई एक ऐसा शेप है जिसके पास ना ही उसका वेट है और ना ही कोई मास है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ना ही उसके पास कोई वॉल्यूम है, बस एक थोड़ी सी पतली शेप में है, तो उसको यहाँ पे नाम दिया है कोनिक्वाइड। तो अगर हम 2D में बात करेंगे, ठीक ना, 2D में बात करेंगे तो इसका नाम अलग हुआ, 3D में बात करें तो इसका नाम अलग होता है। इसका जैसे मैं सेक्शन की बात करूँ, एक्चुअली सेक्शन ही तो है,
जैसे ऐसे मैंने ग्राफ के फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया तो ये सेक्शन ही तो है, तो इसको हम नाम देंगे 2D में, तो इसको हम बोल सकते हैं कोनिक्वाड, सॉरी क्या बोलता हूँ मैं, कोनिक सेक्शन, तो इसका नाम देंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, बस नाम को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो, मैं कोनिक सेक्शन दूंगा, लेकिन इसी कोनिक सेक्शन को अगर 3D में बात करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कोनिक्वाड, इसका नाम बस चेंज होता है कोनी हो जाता है कोनिक्वाड। ठीक है, इससे मैंने बोला था कि IOD लगता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोनिक्वाड। ठीक है, कोनिक्वाड, इसका नाम आपके पास सेक्शन तो एज इट इज कॉमन रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ आया कि कोनिक्वाड हम बोलेंगे कब और कोनिक कब बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन भी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन भी बताता हूँ, सही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन के तौर पर हम बात करेंगे तो कोनिक्वाड हम किसे बोल सकते हैं, कोनिक्वाड का एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो देखिए एक ऐसा फिगर, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ए फिगर, यहाँ बोल सकते हैं कि ए फिगर फॉर्म्ड, एक ऐसी फिगर जिसकी फॉर्मेशन, या एक फिगर, ए फिगर बोल सकते हैं ए फिगर फॉर्म्ड बाय द प्लेन, एक ऐसा फिगर जो फॉर्म होती है बाय द प्लेन। एंड यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सर्कुलर कोन के फॉर्म में हो गए। ठीक ना, सर्कुलर कोन के फॉर्म में, कुछ जस्ट लाइक अ कोन की तरह दिखेगी। तो ए फिगर फॉर्म बाय द प्लेन एंड सर्कुलर कोन डिपेंडिंग, जो कि डिपेंड करता है, ठीक ना, डिपेंडिंग, यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द एंगल टू द कोन बोल सकते हैं। अभी समझा दूंगा, ठीक है, इसका फिगर भी बनाऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा। डिपेंडिंग अपॉन दी कोनिक सेक्शन, या कोन बोल सकते हो, कोनिक सेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका एंगल कितना रहेगा। ठीक ना, ये डिपेंड करता है। ठीक ना, वही हमारे पास क्या करता है, कोनिक सेक्शन कहलाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकूँ मैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल आपने देख रखा है, ठीक ना, अभी मैं समझाता आपको। जैसे मैंने आपको बोला सर्कल, ठीक ना, मैंने बोला आपको सर्कल, तो ये सर्कल क्या है, जस्ट लाइक एक कर्व ही तो है ना, जस्ट लाइक एक कर्व ही तो है। इसको ऊपर करता हूँ मैं, चलो इसको जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अभी फोटो भी बना दूंगा, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर आएगा। ये सर्कल हो गया, ठीक ना। अब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पाराबोला, ठीक ना, याद रखना ये सब नाम, पाराबोला, ठीक ना, पाराबोला ये हो गया, ठीक ना। इलिप्स का नाम सुना होगा, ये हो गया अपने को इलिप्स, ये हो गया अपने को इलिप्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा हाइपरबोला, तो ये लिखता मैं पे हाइपरबोला, ठीक है, तो ये हाइपरबोला का एक्सेट्रा आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोनिक सेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। अगर इसी तरीके से मैं आप बात करूँ कि यहाँ पे कोनिक सेक्शन के साथ साथ मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कोनिक्वाइड सेक्शन की, तो कोनिक्वाइड सेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे डीप में लिख दिया है ऑलरेडी मैं यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम कोनिक्वाइड को समझ लेंगे। लेकिन अगर फिलहाल मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, तो इस पेज को मैं कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बात करना। अब देखो ये जो फिगर है ना, ये फॉर्म हुई थी तब जब यहाँ पे प्लेन की बात करते हैं, वो एक्चुअली एक प्लेन में हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है प्लेन में ना होकर के एक क्वाड्रेटिक में होगी। क्वाड्रेटिक बोले तो यहाँ पे 2 डायमेंशन एटलीस्ट चाहिए। इसमें फॉर्म होने के लिए ना, इसमें फॉर्म होने के लिए कोई भी हमको एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन मैंने मेंशन किया, एक प्लेन में हम चीज़ों को ड्रॉ करें। जैसे सर्कल बनाना है, लेट सपोज कि सर्कल बनाते हैं, ऐसे मैं सर्कल बना सकता हूँ, एक प्लेन में बन गया ना। पाराबोला बनाना है, हाइपरबोला बनाना है, मैंने एक यहाँ पे एसेंट्रिसिटी लिया, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो जस्ट लाइक ऐसे पाराबोला बन गया ना। तो इसके लिए हमको केवल और एक प्लेन की जरूरत पड़ी ना। तो अगर केवल और केवल हमारे पास प्लेन की जरूरत पड़ती तो उसको कोनिक सेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हमको एक से ज़्यादा प्लेन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक सरफेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 प्लेन की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी, तो उसको यहाँ पे कोनिक सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक सरफेस यहाँ पे बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक सरफेस क्या टर्म में मैंने यूज किया, ये टेक्निकल टर्म हो गया, हालांकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 प्लेन की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसी भी सेक्शन को बनाने के लिए, उसको यहाँ पे कोनिक्वाइड सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एक टेक्निकल नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सरफेस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सरफेस इन दी 3D, ठीक ना, इन दी 3 डायमेंशन बोल लेना, ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। तो 3 डायमेंशन टू
form to form the to form the to form the section to form the section to form the section in conic ठीक है, या कोनिक सेक्शन भी बोल सकते हो। तो कुछ ऐसे है कि हमको यहाँ पे लिटरली बताना मुझे था कि यहाँ पे एक हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक सरफेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना मैंने समझा दिया। हालांकि इसके कोनिक्वाड के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे, थोड़ी देर में आपको बात करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आया कि 2D और 3D में क्या चीज़ें यहाँ पे रिलेटेबल है। और देखिए इसमें एक चीज़ और करता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ, जैसे कि इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, ये सर्कल है ना, तो सर्कल तो मैं 2D में पढ़ता हूँ जब प्लेन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन सर्कल के साथ साथ हम यहाँ पे जब 3D में पढ़े थे तो स्फेयर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्फेयर। तो सर्कल के जस्ट यहाँ पे 3D में बात करेंगे तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा मेरे पास स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से याद रख दो SPHER, स्फेयर हो गया। अब यहाँ पे पाराबोला है, तो पाराबोला को पाराबोलॉइड बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? पारा आप बुलवाइड बोल सकते हो। ठीक ना, पारा बुलवाइड, ऐसे IOD लगाना है। ठीक ना, OID लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पारा बुलवाइड हो गया एंड एक्सेट्रा मैं लिखता हूँ। अभी थोड़ा देर में आपको और भी चीज़ें बताऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आना है कि कोनिक सेक्शन जो है, ठीक है, कोनिक सेक्शन जो है 2D में और 3D में कैसे डिफरेंट हुए थे, ये समझ में आना। तो ये चीज़ अपने को पढ़नी है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रहेगी। एंड अगर देखिए थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करें कि देखिए कोनिक सेक्शन तो हालांकि आपके सेक्शन में पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। आपके सिलेबस में 3D में बार पूछा गया, तो ये आपके सिलेबस में है। ठीक ना, ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो ये मैंने सिलेबस लिख दिया। अब ये चूँकि सिलेबस में है लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि कोनिक सेक्शन को अगर थोड़ा सा और इन डेप्थ में बात कर लें तो हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर कभी काम पड़ जाए, या हो सकता है ऐसा कि थोड़ा सा आपको सही लगेगा। तो कोनिक सेक्शन को थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ। हालांकि तो कोनिक्वाइड को हम पढ़ने ही वाले हैं यहाँ पे, तो एक पेज और ऐड करता हूँ। ठीक है, और ज़रा वापस से मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे डील कर सकते हो। मुझे लगता है बताने में, मुझे अगर आता है मुझे तो बताने में क्या जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। ठीक है, तो एक मुझे लाइन लेने पड़ेगा, ये पेन का काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या करें। चल जा भाई चल जा, कभी कभी ना ये फंस जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कलर वलर भी चेंज करने पे नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं अगर चलेगा तो बताते हैं, बट फिलहाल हाथ से ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा करता हूँ मैं कि एक यहाँ पे प्लेन लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या लिया यहाँ पे, कोई भी एक मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा कि, अच्छा इसको हटा लेते हैं, समझाने का ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा कि मुझे यहाँ पे बतानी है प्लेन के बारे में। ठीक है ना, कोनिक सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ कोनिक सेक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोनिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कोनिक सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोनिक्वाइड के बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे, अभी थोड़ा देर में ही बात करेंगे आपसे। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोनिक सेक्शन। ये हम जैसे जानते हैं कि 2D में हम एनालिसिस करेंगे, तो ये 2D में हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। ठीक है, चलो इसको समझते हैं ज़रा। ठीक है, इसको समझ लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कोनिक्वाइड को समझना, इसलिए मैं समझाना भी चाह रहा हूँ ज़रा। देखो जैसे मैंने बोला कि कोई भी कर्व रहेगा, जैसे मैंने बोला कि कोनिक सर, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया ना कि जो भी यहाँ फिगर है वो प्लेन में बनाएंगे और एक सेक्शन के फॉर्म बनाएंगे, और वो सेक्शन हो सकता है कि कोनिक बनेगा। कोनिक में जैसे डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, ये एंगल पे डिपेंड करेगा। अब वो एंगल वगैरह भी आपको समझाता हूँ। जिससे मैंने माना कि यहाँ पे कोई भी कोनिक्वाइड ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ करें तो जरा भाई बताना मेरे को एक चीज़ कि ये जो है ना, इसके मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इसका जो एक ये हेड बना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे मैं एक टचिंग करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ना, कुछ ऐसे लाइक दैट। तो यहाँ जैसे मैंने ड्रॉ करा तो एक जगह यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसका ये एक्सिस रहा ना, तो इसके एक्सिस को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अभी एक्सिस है तो इसका भी कहीं पे भी इसका एक सरफेस, इसका जो हमारे पास कर्व घुमा है, ये कर्व जो बना हुआ है, इसको मैं नाम देता हूँ कि इसको हम जो घुमावदार है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है मेरे पास, ये वाला मेरे पास ये क्या है, कर्व है। तो कर्व पे हम कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज मैं पॉइंट लेता हूँ। अभी जैसे ये पॉइंट लिया तो देखो इससे क्या है ना कि इसके बीच का ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा ना। ठीक है, यहाँ से इसके कुछ ना कुछ इसके जस्ट परपेंडिकुलर दूरी में यहाँ पे मार्क करूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर दूरी बनेगा। और साथ साथ यहाँ पे जो इसका सेंटर है, ठीक ना, यहाँ पे कहाँ पे
ये जो हमारे पास ये कर्व जो बना है ना, ये कर्व है पूरा जो कर्व बना, ये देखिए जो कर्व बना हुआ इस कर्व का खुद का अपना एक कहीं ना कहीं सेंटर लाई कर रहा होगा। तो मुझे मान लीजिए कि इसका सेंटर कहीं पे लाइक दैट लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर से ये वाला भी दूरी मैं मिला लेता हूँ, ये वाला दूरी भी मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइन जो गया है, इस लाइन को मैं नाम लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम लेता हूँ, यहाँ पे पी रख लेता हूँ, और इसका नाम यहाँ पे एम रख लेते हैं, और इसका नाम यहाँ पे एस रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने पी एम दूरी और यहाँ पे एस पी का दूरी मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बनती है कि ये जो दूरी है ना, ये पी से लेकर के एम तक की दूरी और यहाँ पे पी से लेकर के एस तक की दूरी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होती है। वो रिलेशन से हम पता करते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ बनने वाली है वो यहाँ पे जो कर्व बना हुआ है, मेरा एक्चुअली जो कर्व बना हुआ है, यही कर्व तो किसी भी शेप में जा सकता है ना। ये हो सकता है यहाँ पे घूम करके पूरा सर्कल भी बन जाए, हो सकता है कुछ ऐसे चला जाए कि ये पैराबोला बने, हो सकता है कुछ ऐसे बने कि ये इलिप्स भी बन जाए कुछ ऐसे करके। तो ये डिपेंड करता है इसके और इसके दूरी पे ही डिपेंड करता है ना। और इन दोनों का रेशियो में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का ही नाम इसेंट्रिसिटी दिया जाता है। आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, बट फिलहाल मैं अपना जितना मेरे को काम है उतना मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे भी बन सकते हैं ना। तो मैंने कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशन क्या है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, पी से लेकर के एस तक का डिस्टेंस, पी से लेकर के एस तक का डिस्टेंस ये वाला, और अपन में यहाँ से लेकर के ये पी से लेकर के एम तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से पी से लेकर के एम तक का जो भी डिस्टेंस है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है हमारे पास, ये क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट रहती है। अब ये कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट को ही हम यहाँ पे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट का पे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी बोलो, इसको ई से मैंने डिनोट कर दिया। तो कुछ ऐसे आपके पास रिलेशनशिप होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। चलो भाई ये तो बहुत मुश्किल का काम हो गया है, काम भी नहीं कर रहा, ये कर जा, फ़िलहाल दिक्कत तो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल इस वाले सेक्शन के लिए कम से कम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ये कांस्टेंट रहती है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये कांस्टेंट है जो कि इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा ये है इसेंट्रिसिटी। इसी से हम पता करें कि यहाँ पे जो जैसे मैंने बोला कि ये सर्कल भी तो बन सकते हैं ऐसा करके, तो ये सर्कल बन रही है या पैराबोला बन रही है, हाइपरबोला बन रही है, या क्या बने, इसी से हम पता करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसको जब मैं बता ही रहा हूँ तो इसका मैं करता हूँ एक नाम करता हूँ यहाँ पे, इसको एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे नोट में लिखा आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नोट आपके लिए हो सकता है कभी आने वाला टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है। ये नोट आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। देखिए ये जो पी एस है ना, ये जो पी एस है और अपन में यहाँ पे पी एम है, ठीक ना, पी एस अपन का पी एम है। अगर इसकी जो रेशियो है जो आती है, अगर ये इक्वल टू का 1 आ जाती है, क्या आती है, इक्वल टू का 1 आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो बने होगा, ये जो हमारे पास जो बना होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोलॉइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनता है हमारे पास, ये पैराबोला बन जाता है। तो ये लिखता हूँ मैं पारा, ये हो गया बोला, तो ये हमारे पास बनता है पैराबोला, ठीक है। अगर ये पी एस अपन का, ये जो पी एस अपन का पी एम है, अब इधर लिखना चाहूँगा मैं, इधर मेरे को स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ जो पी एस है ना, पी एस अपन का जो पी एम है, यही वाला दूरी अगर इक्वल टू का 1 नहीं बनता है, ये इक्वल टू का अगर 0 बन जाता है, क्या बनता है, इक्वल टू का 0, तो ये ध्यान रखें कि ये सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास, ये सर्कल बन जाता है। तो इसके मैं लिखता हूँ पे सर्कल। तो ये जो दूरी है ना, इसका रेशियो ये ध्यान रखना होता है, ठीक ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पी एस है, ठीक ना, और यहाँ पे पी एम है, पी एस अपन का पी एम का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ठीक ना, क्या होती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो फिर इसका नाम यहाँ पे जो बन जाता है वो ग्रेटर देन 1 पे ये हाइपरबोला बन जाती है। क्या बन जाती है यहाँ पे, हाइपरबोला, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, हाइपरबोला। ये जस्ट लाइक मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, कुछ और ही पढ़ना है सिलेबस में। लेकिन हाँ देखते हैं कुछ लोग पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ा के निकलते हैं, बट एक्चुअल में कुछ पढ़ना और है। अभी थोड़ा देर मैं और समझाऊंगा आपको। तो ये कुछ पैराबोलॉइड यहाँ पे हाइपरबोलॉइड बनते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या होती है कि ये पी एस अपॉन का यहाँ पे पी एम जो है, पी एस अपॉन का जो पी एम है, ये अगर लेस देन 1 बनती है, तो अब आपको पता चल गया कि अगर लेस देन 1 बनी है तो फिर क्या बनेगी। चूँकि सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोलॉइड हो गया, सॉरी पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्कल हो गया, तो बचा तो एक ही ना, बचा हमारे पास क्या है, वहाँ पास इलिप्स बचा। तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये इलिप्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इलिप्स बनती है, तो ये हो जाता है इलिप्स। तो ये याद रखिएगा, ये नोट में काफ़ी ज़रूरी और मंद चीज़ें हैं आप लोग के लिए। ये चीज़ें कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं। आपने ड्राइंग कहीं पढ़ा होगा तो ड्राइंग में काफ़ी बार चीज़ें बताती है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो पैराबोला के लिए कितना होती है, जो इसेंट्रिसिटी है वो पैराबोला के लिए क्या होती है, लेस देन 1 होती है या इक्वल टू 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज़ पूछाते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म अपने को याद रखना है। इसी कांस्टेंट टर्म को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी हो सकता है स्पेलिंग में उसका मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे कोनिक सेक्शन को जो 2D में था इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया आपने को, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए था। कोनिक सेक्शन बताया, बट फाइनली आपको पढ़ना है 3D में, जो भी चीज़ें पढ़नी है वो 3D में पढ़नी, जिसको कोनिकॉइड सेक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग कोनिकॉइड सेक्शन या सिंपल वे में कोनिकॉइड भी आप लोग बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाया, ये बेसिक मैंने इतना देर में ये समझाया। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ये मेरा टॉपिक था आज का, जिसको हम पढ़ेंगे कोनिकॉइड। अब कोनिकॉइड जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक सरफेस होती है जिससे कि हम किसी भी एक सॉलिड शेप को जनरेट कर सकते हैं इन द सेक्शन फॉर्म। अब वो क्या है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन देखा, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख रखा है कि देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सरफेसेस इन द डायमेंशनल क्वाड्रेटिक सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे डायमेंशनल मेरा लिखने का मकसद बस इतना था कि हम उसमें एक्सिस को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में क्या इतना दूरी पे है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना दूरी, उसका डायमेंशन ही तो मैं डायमेंशन बात करूँ ना। तो ये अगर हम डायमेंशनल सिस्टम में बात कर रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक सरफेस से जनरेट एक प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट बना, उसको यहाँ पे कोनिकॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, एंड आगे लिखा है कि कोनिकॉइड आर दोज सरफेसेस द सेक्शन विच बाई प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन आर कोनिकॉइड। मतलब देखिए इसमें क्या है कि पैरेलल प्लेन भी बन सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेन भी बन सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पैरेलल प्लेन भी बन सकते हैं टू द कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम यहाँ पे पैरेलल प्लेन भी बन सकते हैं, विच आर, जो कि हमारे पास क्या आते हैं कोऑर्डिनेट, उसी को कोनिकॉइड बोलेंगे। तो मुझे लगता है कोनिकॉइड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं फिगर वगैरह ही बना रखा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एटलीस्ट दो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी किसी भी कोनिकॉइड को बनाने के लिए इन 3D। और ये चीज़ आप लोग मार्क लीजिए कि हम यहाँ पे पढ़ भी जो भी रहे हैं, या यहाँ पे 2D में नहीं हम लोग, बल्कि यहाँ पे 3D में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोनिकॉइड बेसिकली यहाँ पे 3D में ही होता है। तो मुझे लगता है 3D भी लिख देना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप रिलेट कर सको, तो ये 3D में रहेगा। तो ये देखें, तो जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट 2 प्लेन एटलीस्ट होना चाहिए था किसी भी कोनिकॉइड को बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वाई एक्सिस मान लिया है और यहाँ पे जेड एक्सिस मान लिया है, तो एटलीस्ट 2 हो गया, ठीक है। अब 2 हो गया तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूरा कुछ ऐसे घूम जाता है, ठीक ना, ये कुछ ऐसे घूमता है, ये मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे घूमता है, तो इसका हम यहाँ पर नाम देंगे इलिप्सॉइड। अब ये 3D में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि OID हम हमेशा यूज करेंगे 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि IOD आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इलिप्सॉइड लिखा हुआ है। अगर यही थोड़ा सा और बढ़ गया, कुछ ऐसे कर्व बन गया, ठीक है, यही थोड़ा सा और बढ़ गया, कुछ ऐसे कर्व बन गया, तो इसका नाम होता है स्फीयर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बन गया स्फीयर। इसको थोड़ा सा और एडवांस किया मैंने, कुछ इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर ऐसे गया और ये देखो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से ना, सारे पॉइंट यहाँ से जा रहे हैं घूम के, तो ये बन गया, तो इसको हम यहाँ पे इलिप्सॉइड बोलेंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे और बढ़ गया और ये जो है ना कि अब ये कर्व घूम करके वापस नहीं आ रहा, ये इतना ज़्यादा रेडियस है कि बहुत ज़्यादा रेडियस कवर करने वाला है इस टाइम पे, तो अगर ज़्यादा रेडियस कवर करने वाला है तो इसको हम बोलेंगे पाराबोलॉइड। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा करने लगा, मतलब इतना ज़्यादा करने लगा कि अब कुछ ऐसे जाने वाला रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा है इसका रेडियस कर्वेचर, तो इसको मतलब बोलेंगे यहाँ पे हाइपरबोलॉइड, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया है। तो ये चीज़ याद रखिए कि पाराबोलॉइड कैसे बनता है, हाइपरबोलॉइड कैसे बनता है, स्फीयर कब बना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको 3D में समझाया है, इसलिए मैं ऐसे फिगर को लेके आया हूँ। अगर 2D में समझना है तो फिर उसका नाम सर्कल बनेगा, ठीक ना, पाराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, ये सारी चीज़ें बनेगी। और कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये चीज़ मैंने आपको यहीं पे समझा रखा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको समझाया जो मैंने आपको, तो आपको रिलेटेबल होना चाहिए कि 2D और 3D दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसमें कुछ और चलती है, उसमें कुछ और चलती है। अब इसमें कब पैराबोला बनेगा, कब सर्कल बनेगा, कब इलिप्स बनेगा, कब क्या बनेगा, ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर डील कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बताने के साथ साथ आपको ये चीज़ जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये कोनिकॉइड, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोनिकॉइड बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो कोनिकॉइड यहाँ पे बना हुआ, ये मैंने बस का 3D में, तो जैसे मैंने आपको बोला कि पाराबोलॉइड बन सकता है, हाइपरबोलॉइड बन सकता है, इलिप्सॉइड बन सकता है, तो सारे चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। बट बेसिकली आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, सारे के सारे पढ़ने हैं। बट आपके सिलेबस में मैं बताता हूँ कि देखिए आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है पढ़ने के लिए, वो रिलेटेबल आपके पास 3 ही चीज़ पढ़ने दी गई है। हालांकि मैं बताऊँगा थोड़ा और देर में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ कि 3 ही चीज़ अपने को पढ़नी है। पहला देखिए आपके पास पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक ना, पहला आपके पास पाराबोलॉइड पढ़ने की बोला गया, ठीक ना, ये बोला गया आपके पास पाराबोलॉइड पढ़ने गया बोला गया, ठीक ना,
पाराबोलॉइड बोला गया है पढ़ना, ठीक ना। ये चीज़ आपको पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक ना। पाराबोलॉइड के पास आपको इलिप्सॉइड पढ़ने बोला गया है, ठीक ना। आप लोग सिलेबस भी आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इलिप्स, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा इलिप्सॉइड हो जाएगा, ठीक ना। इलिप्सॉइड पढ़ना है। एंड इसके सिवा अगर हम बात करेंगे तो आपके पास हाइपरबोलॉइड भी पढ़ना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हाइपरबोलॉइड, ठीक है। तो ये होगा हाइपरबोलॉइड। तो ये भी चीज़ आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस में आपको 3 चीज़ पढ़नी है। तो और डेप्थ में बात करेंगे पाराबोलॉइड इलिप्सॉइड के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स जे स्टार्ट कि हम इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं उसको ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, चूँकि टाइम टेकिंग ज़्यादा ना लगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि 3 चीज़ें अपने को पढ़नी है, तो तीनों चीज़ों को आपके यहाँ पे यानी कि हो सकता है कॉनिक्वाइड को 3 जो सेक्शन आपको दिया गया उन तीनों सेक्शन को पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इन तीनों सेक्शन को आपको सेपरेटली बता दिया जाए, तो इट विल बी रिलेटेबल कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको मार्क करता हूँ यहाँ पे। पहला जैसे मैंने बोला कि आपको पढ़ना होगा, पहले आपको पढ़ना होगा यहाँ पे पाराबोलॉइड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना होगा पाराबोलॉइड, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि पाराबोलॉइड पढ़ना है, ठीक है। अब इसका क्या डिफिनेशन है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। पाराबोलॉइड, फिर यहाँ पे इलिप्सॉइड पढ़ सकते हो, ठीक ना। इलिप्सॉइड पढ़ना है, ठीक ना। फिर हाइपरबोलॉइड पढ़ना है, तो ये हाइपरबोलॉइड पढ़ना होगा, ठीक ना। हाइपरबोलॉइड पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ अपने को पढ़ना है। तो मोस्टली जो है ना ये तीनों चीज़ें हर एक साल मैं बताया था वहाँ पे, कुछ लोगों को अगर विश्वास नहीं होता आप देखना कि हर साल इस पे एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको हमेशा इस पे बेस्ट फिक्स रहेगा कि वो इक्वेशन दे देगा, आपको पूछेगा कि पाराबोलॉइड का इक्वेशन है या हाइपरबोलॉइड का है या इलिप्स का है, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको तीनों जो कॉनिक्वाइड पढ़ना है वो तीनों मैं पढ़ाऊँगा, ठीक ना, और आदि ख़त्म भी कर दूँगा आपको। चलो इसको देखते हैं हम वन बाई करके। सबसे पहले यहाँ पे इलिप्सॉइड को उठाते हैं, ठीक है। तो इलिप्सॉइड को उठाते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले इलिप्सॉइड को हम कैसे समझेंगे। हम देखो यहाँ पे इलिप्सॉइड का एक डिफिनेशन क्या हो सकता है ये समझते हैं। देखो इलिप्सॉइड का मैंने लिखा है कि एन इलिप्सॉइड जो 3D मतलब 3D समझ रहे हो आप लोग। 3D में मैंने पहले ही बोल रखा कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं 3D में पढ़ेंगे। तो 3D जो ज्योमेट्री फिगर है दैट हैज़ एन इलिप्टिकल शेप, ठीक ना। इलिप्टिकल मतलब वो इलिप्स का जो 2D में बताया था ना, इसीलिए मैं बताया कि 2D से मैं रिलेट कर सकूँ। तो 2D में जो बताया था इलिप्स, उस इलिप्स से ये शेप में उसी शेप में बनता है, बट इन 3D बनता है यहाँ पे। बस डिफरेंट ही है कि यहाँ पे हम बात करेंगे वो हम 3D में ही बात करेंगे ना, 3D में बात करेंगे और इलिप्टिकल शेप को ही हम 3D में उसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे इलिप्सॉइड इसका नाम दिया गया है। और एंड इट कैन बी व्यूड एज द स्ट्रेच ऑफ द स्फीयर। इसको जो देख सकते हैं हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो हमने स्फीयर पढ़ा था उसी स्फीयर को मैं क्या करूँ, उसे खींच दूँ, स्ट्रेच कर दूँ उसको। अगर खींच देंगे जैसे आपके शेप में, जैसे देखा एग्जाम्पल देखा है तो एग देखा होगा आपने, अंडा देखा होगा, अंडे के शेप के तरह उसको खींच के फैला दे तो वो क्या हमारे पास इलिप्सॉइड बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड इलिप्सॉइड गेट द नेम फ्रॉम द इलिप्स। और इसका जो नाम रखा गया ना बाबू, वो इलिप्स से ही इलिप्सॉइड रखा गया। जैसे मैंने नोमेनक्लेचर भी बताया ना कि OID जुड़ जाएगा, तो इलिप्स में OID जोड़ देंगे तो इलिप्सॉइड बन जाएगा, वही आपका 3D में हो जाएगा। तो इससे देखिए कितना मैंने मस्त चीज़ें आपके लिए लिख रखा है कि इसका नाम के बारे में भी लिख दिया, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका नेम जो है कि इलिप्स से लिखा गया। एंड यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि प्लेन दैट कट थ्रू द इलिप्सॉइड फ्रॉम द इलिप्स, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन से भी कट करके देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कट करके मैंने दिखाया हुआ है, अभी आपको समझाऊंगा। अब जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख रखा है कि एन एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि एग हो गया आपके पास, ठीक ना, या एग को ब्लीम भी बोल सकते हो। तो ब्लीम हो गया, ये एग हो गया, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ द इलिप्सॉइड, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना। आई होप कि आपको सभी को समझ आ रहा हो कि इलिप्सॉइड कैसे इलिप्स से नाम आया था, कैसे एक चीज़ें को अलग। अब इसका फिगर भी मैंने यहाँ पर बना रखा है। अब देखो इसमें फिगर तो मैंने बना रखे हैं, लेकिन फिगर के साथ साथ आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा इसका इक्वेशन, क्योंकि बेस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इक्वेशन बेस्ड ही आएंगे। इक्वेशन आपको समझ आना चाहिए कि किसका इक्वेशन कैसे बनता है और किसका इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए ये जो है ना 3D में है, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास ये 3D में है, इसको मैंने बना दिया कि 3D में है। अब 3D में है तो इसका एक सेंटर होगा ना, तो इसका सेंटर होगा यहाँ पे मैं मानते हैं यहाँ पे C नाम देता हूँ, ठीक ना, या नाम नहीं देता हूँ क्योंकि ABC और लिख चुका हूँ, तो इसका नाम नहीं, बस आप लोग समझिए कि इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो उसके सेंटर पॉइंट से जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3D में हम जिम करते हैं, एटलीस्ट 2 प्लेन चाहिए मुझे किसी भी सरफेस को बनाने के लिए, जो कि एक क्वाड्रेटिक सरफेस बनेगा जिसमें हम
3D में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 2 सरफेस चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी तो हो सकती है, यानी 3 भी हो सकते हैं। और एक्सिस तो 3 ही रहेंगे। तो तीनों एक्सिस को मैंने दिखाया है यहाँ पे। एक्स एक्सिस को दिखाया मैंने ये वाला, ठीक ना, ये वाई एक्सिस को दिखाया और यहाँ पे जेड एक्सिस को दिखाया। तो तीनों एक्सिस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो एक्स एक्सिस में जितना दूरी पे ये आया हुआ है, जितना दूरी पे ये आया हुआ है, उस डिस्टेंस को जहाँ पे इसका आउटर सरफेस बना, इस पूरे डिस्टेंस को हमें नाम दिया गया ए। इसका नाम दिया गया ए। काफ़ी ज़रूरी मंद बता रहा हूँ, ये इक्वेशन में हमेशा यूज होगा। ए बी सी हमें हमेशा आएगा, तो समझना ये कहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया अपने को ए। और ये जो वाई डायरेक्शन में गया है ना, कितना दूरी पर गया है, ये दूरी पूरा टोटल दूरी हमने को बी माना हुआ है। और जो जेड एक्सिस में गया हुआ इसको हम पे सी माने हुए हैं। तो ए बी सी क्या है ये समझ आया। सेंटर से लेकर एक्स के कितनी दूरी में गए हैं, किसी भी शेप को 3D में बनाने के लिए ये डिस्टेंस ए हो गया। वाई के दूरी में कितना दूरी पे गया, ये हो गया बी। जेड के डायरेक्शन में कितना गया, ये हो गया सी। तो ये अपने को क्लियर है ना। तो ए बी सी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था ना, वो चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि इसका इक्वेशन वगैरह क्या बना सकते हो और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन भी अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में बात करें हम लोग, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम करते हैं कि आप इसका इक्वेशन वगैरह भी बना सकते हो। अब इक्वेशन देखिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, मैं डायरेक्टली इसका इक्वेशन बताता हूँ। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग याद रखें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होगा। तो ये लिखता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक ना, ये लिखता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को मैं स्टैंडर्ड ही रहता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन डायरेक्टली लिखूँगा शॉर्ट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को यहाँ पे समझ आना चाहिए था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ही ना आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसका। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, जो मैंने मार्क करना है, ये देखिए एक्स के डायरेक्शन में मैंने मार्क करना है, ये एक्स के डायरेक्शन में मैंने मार्क करना है कितना दूरी ए पे ना। तो इसका देखिए ये एक्स जो होता है, ये एक्स के डायरेक्शन में जो भी होती है, एक्स का क्या होती है स्क्वायर होती है। ठीक ना, एक्स का क्या होता है हमारे पास, ये एक्स का होती है स्क्वायर। और अपॉन में ये ए में कितना दूरी है, एक्स के डायरेक्शन में कितना दूरी आया, ए आना, तो इसका मैं कर दूंगा इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने को यहाँ पे ए का स्क्वायर, प्लस में करेंगे। अब ये वाई का डायरेक्शन में जितना गया था वाई का स्क्वायर करेंगे, फिर बटे में। अब बी कितना दूरी पे गए थे हम बी में ना, मतलब कि वाई का डायरेक्शन में कितना दूरी गए थे, तो इसका भी हम नीचे में स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, प्लस में हम करेंगे। एंड अगर जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कर देंगे जेड का स्क्वायर और अपन में कर देंगे यहाँ पे सी का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि ए का स्क्वायर प्लस बी का ए का एक्स का स्क्वायर अपन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस सी बराबर बटे का जेड का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ये तीनों का समेशन अपने को ध्यान रखिएगा, ये 1 के बराबर आता है। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा मेरे पास इलिप्सॉइड का। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैंने बता दिया, बट इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, कैसे किसी भी इक्वेशन को हम रिलेट कर सकते हैं, ये चीज़ मैं बताऊंगा थोड़ा देर में आपको। ठीक है, या हो सकता है अगर आज के लेक्चर ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर कल इस पे बेस्ट हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें देखिए ना कि अगर देखिए एक चीज़ और हो सकता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ, देखिए ये ए का जो दूरी है ना, ये ए जो यहाँ पर डिस्टेंस बना हुआ है, ये हो सकता है कि ये बी से और सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ए और बी और सी की डिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी, उसके से इसका नाम ही बदल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसका याद रखिए आप लोग, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जनरल इक्वेशन है एक तरीके से बोलते हो, जो हमेशा सभी में काम आ जाएंगे। बट इसमें कुछ और भी चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि ए है ना यहाँ पे, ये ए बी और सी में आपस में कुछ बड़ी कुछ छोटी भी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे हम इसको रिलेट करेंगे। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बताता हूँ कि देखिए अब क्या कर दें कि अगर नोट हम लिखते हैं, ठीक ना, ये नोट भी ज़रूरी है ना, नोट आप लोग हमेशा लिख के रखना, नोट आपको काम आ जाएंगे एग्जाम में अगर पूछ लिया क्वेश्चन तो। ठीक है, तो नोट मैं स्टार मारता हूँ क्योंकि ये नोट ज़रूरी है अपने लिए। देखो अगर मैंने कहा कि ए जो है वो बराबर हो जाए बी का, ये देखो जो मैंने जितना दूरी ए इधर से माना हुआ है बी उतना ही पे चला जाए, तो इस टाइम पे ये यही रहेगा ना, बी अभी बड़ा लगा था बट ये दोनों बराबर है तो कुछ ऐसे सर्कल बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये स्फीयर ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसे। एंड सी जो है यहाँ पे, ये जो सी है ये क्या हो जाएगा कि ये जो सी है और छोटा हो जाएगा, तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ मेरा, जो इससे तीनों से मिलकर बनेगा, तो कुछ ऐसे बन सकते हैं। तो इसका नाम अलग होगा ना, तो इसके नाम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने a बराबर b मान लिया, लेकिन अगर ये ए बी दोनों बराबर है, लेकिन क्या है कि ये c से छोटा है,
ठीक है। यानी कि ए बी जो है ना, दोनों ए बी बराबर है लेकिन सी से क्या है, छोटा है। यानी कि बोल सकते हैं कि ए बी बड़ा है, यानी ए बी बड़ा है, बी भी बड़ा है सी से। तो इस केस में इसका नाम हमारे पास अलग हो जाता है, ठीक ना। ये नाम भी पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम होता है आपके पास एस्फेरॉइड, ठीक ना। इसका नाम होता है यहाँ पे एस्फेरॉइड नाम रहता है, एस्फेरॉइड ऑफ, यहाँ पे एस्फेरॉइड, यहाँ पे नाम दीजिएगा ऑबलेट, ठीक ना। ये ऑबलेट इसका नाम रहता है, एस्फेरॉइड ऑबलेट। बीच में यहाँ पे ना आर ओ के साथ यहाँ पे आर है, ये ओ बनाया हुआ है मैंने, ठीक ना। एस्फेरॉइड यहाँ पे बोलते हैं, तो ये एस्फेरॉइड ऑबलेट इसको बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करें कि ये हमारे पास ये ए रहे बराबर ये बी रहे, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि सी बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में इसका नाम बदल जाता है। उसमें इसका जो एस्फेरॉइड बोलते हैं, तो ये अपने को SPHEROID रहेगा एस्फेरॉइड, लेकिन इसका ऑबलेट नाम था, अब इसका नाम हो गया प्रोलेट हो गया, ठीक ना। प्रोलेट हो जाएगा, ठीक ना। ये प्रोलेट याद रखिएगा। तो अगर ए बी बराबर है जो कि सी से छोटा, यानी कि ए बी बड़ा है सी से, ए बी अगर छोटा हो जाए सी से तो इसका नाम बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी केस में अगर कहें कि सर, कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये ए बराबर बी है, बी बराबर सी भी हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, भी तो हो सकता है ना, ए बराबर बी बराबर सी भी तो हो जाए ना। तो उस केस में आपका नाम हो जाता है, इसका नाम होता है एस्फेयर। इसका क्या नाम होता है, एस्फेयर, जो कि हम करा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। एस्फेयर हम लोग पढ़ लिया था ABC में, लेकिन इसमें अब दोनों का केस आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ए बराबर बी हो जाए एंड सी से छोटा है तो उसका नाम एस्फेरॉइड होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये एग्जाम में PYQ में पूछा गया है। जब मैं PYQ कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा, तो ये याद रखिएगा। ये नोट भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इलिपॉइड का जो भी चीज़ था ना वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इलिपॉइड आपको क्या करना पड़ेगा, इलिपॉइड का सिंपल सा बात इतना याद रखो कि इलिपॉइड एक 3D ज्योमेट्री शेप है जो कि जनरेट होता है एलिप्स से। इसका नाम भी एलिप्स पे दिया गया है। इसमें फॉर्मेशन जस्ट लाइक एग्जांपल आप एक देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बता दिया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये आपको फिगर से आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ABCD क्या है। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बट आपको समझ आ रहा है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एंड साथ साथ ये चीज़ आपको बता दें कि अगर नोट करके कुछ और भी पूछ लेगा तो फिर आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ से PYQ पूछा गया था तो वो चीज़ पूछा गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक मैं काम और करूँ कि यहाँ पे जो ABCD है ना, ये ABCD के बारे में थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ABCD मुझे लगता है बता देना चाहिए था। ABCD जो है ना, क्या है हमारे पास, ये ABCD आपको डिस्टेंस ही तो है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि A, B एंड C, A, B and C आर दी डिस्टेंस है, ठीक ना। क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ठीक ना। ये क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम, याद रखिएगा, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सेक्शन। जो भी सेक्शन हम बना रहे हैं उस सेक्शन में उसकी जो सेंटर है उससे इसकी दूरी है, ठीक ना। सेक्शन इन दी कहाँ पे, XY, YZ। एक सेकंड, ये मैं कुछ यहाँ पे एक्सिस अलग लिया हूँ। एक्स का डायरेक्शन कितना है, X और Y में है ना, A X और Y में है और B हो गया Y और Z में। तो ये हो गया अपने को X और Y और Z, और यहाँ पे कर सकते हो एंड, यहाँ पे लिख सकते हो एंड ये होगा Z इंटू X प्लेन में, ठीक ना। ये याद रखिएगा। मतलब क्या है, इसको समझ आते हूँ अभी। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि ABCD डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्शन। जो भी सेक्शन बना है उस सेक्शन के सेंटर से उसकी दूरी है, कहाँ, किस डायरेक्शन में, तो इन द XY प्लेन में। XY प्लेन में A का दूरी है और YZ में अपने को यहाँ पे B का दूरी है एंड ZX प्लेन में यहाँ पे C की दूरी है। तो ये चीज़ मैं लिखना चाह रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो A की दूरी XY प्लेन में मिलेगी, B की दूरी जो है वहाँ पे YZ में मिलेगी, और जो C की दूरी है वो Z और X प्लेन में मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ABCD के बारे में मैंने कमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इलिपॉइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। इलिपॉइड में बस इतना है, बाकी इक्वेशन जरूरी है, समझना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है। अब इसके आगे हम बात करें कि इलिप्स के बाद से दूसरा नंबर का जो आपके पास आता है वो आता है पैराबोलॉइड, ठीक है। क्या आता है, पैराबोलॉइड। अब पैराबोलॉइड को समझते हैं यहाँ पे।
तो देखिए पैराबोलॉइड के यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि पैराबोलॉइड क्या है, इसको समझते हैं। देखिए पैराबोलॉइड जैसे मैंने बोला ही, पैराबोलॉइड एक सेक्शन है जो कि 3D में बना हुआ है। तो पैराबोलॉइड एन ओपन सरफेस, याद रखिएगा ये क्या होती है कि ये क्लोज नहीं होती है, ये ओपन होती है। तो ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला फेस यहाँ पे जो मैंने सेक्शन बनाया कि ये क्या है पास, ये ओपन है, ठीक ना। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओपन है, तो ये मैं लिख दिया ओपन, ठीक है। तो ये ओपन है। तो पैराबोलॉइड एन ओपन सरफेस, ठीक ना, ओपन सरफेस है जनरेटेड बाय द रोटेटिंग द पैराबोला, जो कि पैराबोला को ही घुमाने से, रोटेट करने से बनती है। जिसे मैं मान लेता हूँ कि पैराबोलॉइड कैसे बनते हैं, पैराबोला जनरली बात करूँ तो ऐसे बनती है। तो इसी को मैं घुमाता हूँ, इसी को मैं ऐसे घुमाता हूँ 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे से घुमा, जैसे कि यहाँ पे इसका एक्सिस अगर इसको मैं तो इसी को 360 डिग्री पे घुमा दिया हूँ, ऐसे करके इसको घुमा दिया हूँ, वापस लेकर के आया यहाँ पे तो कुछ ऐसे घुमा दिया हूँ। तो इससे जो बनी हुई है इसी को हमें बोलते हैं पैराबोलॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैराबोलॉइड। अब देखो पैराबोलॉइड है, ये क्या करते हैं अबाउट एक्सिस, इसका एक्सिस क्या रहा हूँ, इसको क्या कर रहे हैं, घुमा दिए हैं, ऐसे रोटेट करा दिए हैं। तो ये अगर लेट सपोज कि इसको एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक ना, इसको एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सिस, इसको मैं आता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिए हैं। तो जो उससे जो सरफेस बना हुआ है, उसी सरफेस से जो बना हुआ, उसी सरफेस से यहाँ पे पैराबोलॉइड बन जाएगा। अब कैसे बना, तो देखो इज द जेड एक्सिस, अगर मैं इसको जेड एक्सिस, देखो रैंडम मैंने यहाँ पे जब लिख रहा था इसका, तो मैंने यहाँ पे जेड लिख दिया, बट हो सकता है ये एक्स के अबाउट भी कोई लोग घुमाए, वाई के अबाउट भी घुमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड के अबाउट मैंने यहाँ पे घुमा रखे हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इज दी जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको घुमाता हूँ, ठीक ना। एंड द वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स को कहाँ रखा हूँ मैं, ओरिजिन पे रखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स है ना। अब वर्टेक्स क्या है, किस तरीके से, ये जब मैं कौन बताया था तो आपको समझाया था ना। तो ये हो गया अपने को वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पे कि ये हमारे पास ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स हो गया एट द ओरिजिन, इसका ओरिजिन पे मैं रख दिया, ठीक है। एंड कह रहा हूँ कि द इंटरफेस ऑफ द सरफेस इज द प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई। अब जैसे देखो इसका एक प्लेन क्या आएगी, जैसे मैंने ओरिजिन पे रख दिया, तो इसका जो दूसरा प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा। अब जैसे इसको मैंने रख दिया, दो प्लेन तो बनेगा ना। तो एक प्लेन अपने को एक्स वाई बन जाएगा, ठीक ना, एक्स जेड सॉरी, और एक बन जाएगा जेड एक्स। प्लेन आर द पैराबोलॉइड, ठीक ना। तो इसका जो प्लेन बना है, जो इसका प्लेन बन जाएगा, जिससे मैंने अगर इसका एक्सिस यहाँ पे माना तो इसको जेड एक्सिस मानता हूँ, ठीक ना। अगर मैं ये काम करता तो मैं आपको दिखाता बना करके, बट ये काम ही नहीं कर रहा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो हो ही नहीं रहा, ये चीज़ थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है ऐसा। भाई साहब कभी तो काम कर जाओ, ये फिलहाल काम भी नहीं कर रहा है। खैर कोई नहीं, ये काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। फिलहाल आप समझ लेना कि ये जेड एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक ना। बाकी जो एक एक्स बनेगा और एक जो वाई बन गया, उसके प्लेन में यहाँ पे जेड और एक्स के प्लेन बनेंगे, तो उससे जो जनरेट सरफेस बनेगा, उसी सरफेस को यहाँ पे पैराबोलॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये पैराबोलॉइड का इक्वेशन हो गया, ये मैंने फिगर बना दिया है। अब देखिए इस चीज़ और लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस, जो ये सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल टू द अबव एक्स वाई प्लेन में आर द सर्कल। तो ये सर्कल में इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो लेट सपोज कि यहाँ से मैंने इसको घुमाना चालू किया, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा था और यहाँ से ये जो जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको घुमाना चालू किया था। अब इसे घूम के गया तो यहाँ पे एरो बनाया, फिर ये घूम करके आ गया। तो ये क्या कर, घूम के पूरा गया और बन गया। तो घूम के जो पूरा घर गया और यहीं पे आ गया, तो ये जो इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या होगी, एक पॉइंट बनेगा, ये इंटरसेक्ट करेगी। ये गया और घूम के आया, यहीं पे आ गया। तो ये पॉइंट ऊपर से गया फिर घूम के आया, तो ये गया और ऐसे घूम करके आया। तो ये चीज़ इधर से घूम के आया और ये चीज़ इधर गया। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट बोल सकता हूँ। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट से जो सरफेस बना है ना, जो सरफेस, इसी सरफेस को यहाँ पे बोलेंगे कि सर्कल बन जाता है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सर्कल। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्कल। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस जो ओपन है, ये ओपन मेरा सर्कल क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जो ओपन वाला सरफेस है यही मेरा बन जाएगा सर्कल। तो ये जो सरफेस बन जाएगा ये मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पैराबोलॉइड हो गया। अब पैराबोलॉइड को देख सकते हो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है, लेट सपोज कि इसको मैं बताऊँ। तो देखिए ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैंने पकड़ा था ना, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व करता हूँ। जिस एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे वो एक्सिस केवल और केवल उसी के बराबर इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ पे जेड एक्सिस के बॉल रिवॉल्व करवाए, ये चीज़ देखिए यहाँ पे जेड में मार्क किया हूँ ना,
तो समझिएगा आप लोग, अगर x के लॉन्ग करता तो भाई x को मैं फिक्स करता, y को करता मैं y को फिक्स करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर z के लॉन्ग कर रहा हूँ तो z के टर्म में ही ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, हो सकता है x के टर्म में भी इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन जब प्रॉब्लम कराऊंगा तो क्लियर करूँगा। बट यहाँ पे देखो z के लॉन्ग इसको रोटेट कराऊँ तो z बराबर हो जाएगा, बाकी जो मेरे पास बचा हुआ ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक ना, और अपन में अपने को a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस में अपने को ध्यान रखिएगा y का स्क्वायर बन जाता है, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा बराबर बटे का b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये z के लिए मैंने बना रखा है पर्टिकुलर, ठीक है, ये एक्सिस भी बनाना तो और अच्छा लगता है बट ये काम नहीं कर रहा फिलहाल, खैर कोई बात नहीं, चलो इसको एडजस्ट करते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखो ये जेड के लॉन्ग मैंने किया था, अगर कोई एक्स के लॉन्ग करेगा तो क्या होगा, तो ये एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये जेड हो जाएगा, और बट्टे का जो भी इसके साथ पैरेलल लगा सी वो हो जाएगा, ये वाई रहेगा, ये एक्स तो है ही। तो इस तरीके से हो सकते हैं, बट फिलहाल इसमें जेड के लॉन्ग मैंने ले रखा, तो जेड के लॉन्ग ये वाला इक्वेशन फिक्स है। अब इसमें देखो ये ए और बी क्या है भाई, तो ए और बी भी यहाँ पर दिखा रखा है मैंने ऑलरेडी, पहले से भी दिखा रखा है, ये अपने को दूरी ए का है और ये अपने को दूरी बी का है, ठीक है। तो ये ए और बी मैंने उस तरीके से अरेंज कर दी, तो आपको ए बी सोचना भी नहीं है कि क्या है, ए और बी बेसिकली क्या है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ए और बी क्या है एक्चुअली में, तो इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि नीचे में लिखता हूँ यहाँ पे कि ए बी क्या है। अगर हो सकता है कुछ टाइम पे भूल जाओगे तो लिखता हूँ कि ए बी जो है क्या है, तो ये ए है ना, देखिए क्या है, मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी आर एक्स वाई एंड यहाँ पे वाई जेड इन प्लेन, जो भी प्लेन है यहाँ पे प्लेन एंड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन में ये डिस्टेंस है, ठीक ना, जो कि सेंटर से होती है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से अपने को डिस्टेंस, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने समझाया ना, इधर जस्ट मैंने आपको समझा रखा था, इधर किधर गया, इसमें समझा रखा था, तो उससे रिलेट कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हम तक क्लियर हो गया ना, पैराबोलॉइड वगैरह क्या है, पैराबोलॉइड कैसे बना था, पैराबोलॉइड का इक्वेशन क्या है, ये चीज़ आपको समझाया ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाया। अब देखिए ये जो पैराबोलॉइड है ना, इस पैराबोलॉइड के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करते हैं। तो देखिए पैराबोलॉइड के बाद से आपको आता है हाइपरबोलॉइड, ठीक ना। अब पैराबोलॉइड आपका बेसिकली ये हो गया, पैराबोलॉइड आपका खत्म हो गया। बस पैराबोलॉइड में इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे ए और बी मीन निकालना है, इसका इक्वेशन क्या है जनरली आपको समझाएगा। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जरूर आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इक्वेशन ही निकालने बोलेगा, इक्वेशन ही आइडेंटिफाई करने चाहिए, ये मैं बताऊँगा जब प्रॉब्लम कराऊंगा तो, ठीक है। बट अभी बेसिकली मुझे लगता है कि इतना समझ रहे हो तो फिर दैट्स अ गुड कि आपको समझ आ रहा है। ओके अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाइपरबोलॉइड की बात करते हैं। तो हाइपरबोलॉइड में देखो क्या करते हैं, हाइपरबोलॉइड में बेसिकली क्या है कि हाइपरबोलॉइड इज अ सरफेस, ये भी क्या हमारे पास है सरफेस, जो कि ऑब्टेन होती है कहाँ से, हाइपरबोलॉइड ऑफ द रिवोल्यूशन बाय द डिटरमाइनिंग द इट मीन बाय द डायरेक्शनल स्कॉलिंग्स, ठीक है, स्कॉलिंग्स और मोर जनरली ऑन द एफोनाइन, ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने थोड़ा अलग सा भाषा बना दिया बट सिंपल में बताता हूँ। ये जो हाइपरबोला होता है ना, हाइपरबोला के सरफेस को ही रिवॉल्व कराने से मैंने यहाँ पे हाइपरबोलॉइड को बनाऊंगा, ठीक ना, इतना सिंपल समझ सकते हो। एंड यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक सरफेस तो बनेगी ना, क्योंकि इसको बनाने के लिए अपने को एटलीस्ट 2 प्लेन की जरूरत पड़ेगी, तो क्वाड्रेटिक बनेगी। एंड यहाँ पे डिफिनेशन में जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिग्री भी रहेगी जो कि 3 वेरिएबल होगी, डिग्री भी रहेगी जो 3 वेरिएबल होगी। इसका मतलब हुआ कि देखो इसमें तो एटलीस्ट 2 की जरूरत पड़े थी, लेकिन साथ साथ याद रखना कि इसमें हाइपरबोलॉइड को बनाने के लिए 3 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, 3 डिग्री का मतलब होगा कि उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने लिखा। तो ये हाइपरबोलॉइड हो गया। अब हाइपरबोलॉइड का क्या फिगर है ये भी समझाऊंगा, लेकिन इतना आप समझ के चलो कि हाइपरबोलॉइड जब भी बनती है तो ये 2 फॉर्म में बनती है। कितने फॉर्म बनती है, 2 फॉर्म होती है। पहला जो फॉर्म होता है इसको मतलब पे 1 सीट बोलते हैं, ठीक ना, 1 सीट। अभी समझाऊंगा आपको कि 1 सीट क्या होती है, कैसे बनते हैं हम लोग। तो ये याद रखिएगा कि 1 सीट में बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे 2 सीट में। अब 1 सीट क्या है, 2 सीट क्या है, अभी थोड़ा देर में आपको समझ आएगा। 2 सीट हो जाएगा, 2 सीट। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइपरबोलॉइड है वो 2 फॉर्म में बनती है, एक 1 सीट में और दूसरा बनती है 2 सीट में। अब 1 सीट में इसका इक्वेशन अलग है, 2 सीट में इसका इक्वेशन अलग है, दोनों सीट का इक्वेशन मैं बताऊंगा। बट उसके पहले मुझे लगता है फिगर देख लीजिए आप लोग, जिससे कि आपको और अंदाजा लग जाएगा कि कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ये चीज़ देख सकते हो कि
इस पर ये नहीं काम करेगा ना, रेड वाला काम करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये जो है ना अभी फिलहाल मैंने जो बना रखा है ये अपने को यहाँ पे बना रखी है 1 सीट की, ठीक है। ये जो बना रखी है ये 1 सीट है, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 सीट। अब ये 1 सीट कैसे बनी हुई है ये चीज़ समझते हैं हम लोग। 1 सीट 1 सीट में क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो एक्सिस है ना ये दोनों साइड से ओपन रहेगा, क्या रहेगा, दोनों साइड से ये ओपन रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये दोनों साइड का क्या है, ओपन है, क्या है हमारे पास, ओपन है, दोनों साइड से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ये याद रखिएगा, दोनों साइड से मेरा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और इसका जो सेंटर पॉइंट है ना जहाँ से ये है, इन दोनों पे क्या हो रहेगी, ये मर्ज होंगी, दोनों पे क्या आएगी, ये इंटरसेक्ट करेगी, दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि एक तरीका से इसको बोल सकते हो तो डंबल सेट देखो, डबल डंबल, डंबल की तरह देखो, डंबल उस तरीका से शेप में रहेगी। तो इसका एक पॉइंट है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये 1 पॉइंट पे क्या करेगी, मीट करना चाहेगी, 1 पॉइंट टू मीट, 1 पॉइंट टू मीट, 1 पॉइंट टू मीट, ठीक है, ये एक पॉइंट पे मीट करना चाहेगी, ठीक है। तो इसको मैंने बोलेंगे 1 सीट, ये ठीक है, ये हो गया मेरे पास 1 सीट। लेकिन इसमें देखोगे कि ये 1 सीट पे तो मिल रही है, इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन सकते हैं, ये कुछ ऐसे एक्सिस बनेगी, फिर ऐसे जाएगी हर एक डायरेक्शन में, इसके जस्ट पीछे भी होगा ऐसा चीज़ें, तो ये चीज़ें ऐसे बनेंगी, तो ये हो जाएगा 1 सीट, ठीक है। तो 1 सीट में क्या हो गया, हाइपरबोलॉइड हो गया। अब देखो 2 सीट में बात करते हैं, ये जो बना हुआ है मेरे पास ये वाला इक्वेशन, ये हो गया अपने पास 2 सीट, ठीक है। इसको बोलेंगे यहाँ पे 2 सीट, लिखिए तो यहाँ पे 2, ये हो गया अपने को 2 सीट हो गया। अभी जो 2 सीट है यहाँ पे, तो 2 सीट में जो है ना देखो यहाँ पे जो ये अलग होना चाह रही है, ठीक ना, यहाँ पे देखो एक अपना सेपरेशन, मतलब एक ऊपर वाला एक अलग सेपरेट हो रही है, नीचे वाला एक अलग सेपरेट, दोनों अलग अलग सेपरेट हो रही है ना। तो इसको यहाँ पे बोले हैं कि ये 1 पॉइंट पे क्या होती है, सेपरेट होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे लोग सकते हैं यहाँ पे सेपरेटेड होती है, ठीक ना, सेपरेटेड होती है, ये सेपरेटेड होना चाहती है, ठीक है। और देखो ये ऊपर में भी यहाँ भी क्या रहती है, ये ऊपर में ओपन रहती है, ठीक ना, ये क्या रहती है, ऊपर में ओपन होती है, और नीचे में अपने क्या आती है, यहाँ भी ओपन होती है। तो ओपन तो दोनों केस में है, लेकिन एक सेपरेबल के फॉर्म में है और एक मीटिंग के फॉर्म में है। तो ये इस तरीके से आपका 2 सीट बनती है। अब बात करते हैं फाइनली इसका इक्वेशन। तो देखो जब 1 सीट का रहेगा ना तो इसका इक्वेशन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका इक्वेशन बनता है कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ए, ठीक ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ए ही रहता है, ठीक ना, ए ही रहता है, प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा अपने को यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस के यहाँ पे आ जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा ये सी का स्क्वायर, बराबर हो जाता है 1, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, ए नहीं रहती है, ए स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने 1 सीट का बताया, और 2 सीट की बात करें हम लोग तो 2 सीट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, एंड माइनस में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर, अभी समझाऊंगा इसको, ठीक ना, बट्टे में हो जाएगा ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे नहीं माइनस में ही रहता है जेड का स्क्वायर, अपन का हो जाएगा सी का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ, जब ये 1 सीट थी क्या सीट थी, जब 1 सीट थी तो 1 सीट थी, तो इसमें 1 सीट नाम से आपको याद रखना है कि 1 सीट है तो एक जगह माइनस लगेगा, क्लियर हो रहा है, एक जगह माइनस लगेगा। जब 2 सीट है तो यहाँ पे देखो 2 जगह माइनस लगेगा, बस ये चीज़ याद रखना। अब माइनस कहाँ लगेगा ये चीज़ समझते हैं। देखो माइनस कहाँ लगाना है ये तो समझना होगा ना। तो देखो यहाँ पे जब ये 1 सीट है तो अगर इस दूरी को मैं ये वाला जो डायरेक्शन दे रखा इसको अगर मैं मान लूँ एक्स है, ठीक ना, और इसको मैं मान लूँ यहाँ पे वाई, तो एक्स और वाई में क्या ये सीट ओपन है ना, एक्स और वाई में सीट ओपन है, तो वहाँ पे ये एक्स में और वाई में रहेगी पॉजिटिव, जो इसके अलोंग बच गया उसमें जाएगी ये नेगेटिव, ठीक है, बात क्लियर हो ना। अगर इसको एक्स मानूँ इसको वाई मानूँ तो ठीक है, अगर मैं इसको मैं एक्स मानूँ वाई मानूँ तो यहाँ पे जो एक्स वाई में जिसमें प्लेन में जिधर की तरफ ये मुंह ओपन है उधर के तरफ पॉजिटिव आएंगे, बाकी जो बच जाएगा उसमें नेगेटिव जाएगा। तो देखो इसको एक्स माना हो इसको वाई माना हो, इसको एक्स माना हो इसको वाई माना हो, तो ये एक्स और वाई में पॉजिटिव, बाकी एक जेड में नेगेटिव, ठीक है। और देखो इसमें कैसे समझोगा, तो ये जो इसमें जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या है ना कि इसमें जो है ना कि एक जो सीट ऊपर है ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे जेड मानता हूँ, ठीक ना, और इसमें क्या मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे जेड, इसको मान लेता हूँ यहाँ पे वाई मान लेता हूँ, ठीक ना। तो इसको जेड, तो जेड और वाई में क्या है, वैसे जेड और वाई में मेरा फेस ओपन है, ये ओपन फेस है जेड में और वाई में, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा। तो देखो वाई में फेस ओपन था तो नेगेटिव आया, जेड में फेस ओपन था तो नेगेटिव आया, तो जिधर फेस ओपन रहेगा उधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर हो ना। तो ये नेगेटिव का खास ध्यान रखना आपको, बाकी चीज़ आपको समझ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन भी आपको समझ आएगा। तो ये इक्वेशन होती है 1 सीट की, ये इक्वेशन होती है 2 सीट की। अब 1 सीट 2 सीट आपको समझा दिया। अब हाइपरबोलॉइड है तो हाइपरबोलॉइड की ये फिगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइपरबोलॉइड कैसे, हमने बस एक
कोनिक सेक में ऐसे कटेगा, एक ऐसे कटेगा, एक ऊपर की तरफ खुलेगा, एक नीचे की तरफ खुलेगा। दोनों सीट में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हाइपरबोलॉइड था। हाइपरबोलॉइड में 2 सीट होती है, एक 1 सीट और एक 2 सीट होती है, ठीक है। और 1 सीट और 2 सीट, अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा आप कन्फ्यूज कर सकते हो कि भाई 1 सीट क्या है और 2 सीट क्या है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हो कि 1 सीट क्या है और 2 सीट क्या है। तो अगर इसके बारे में जानना चाहोगे तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि 1 सीट और 2 सीट आप लोग कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो 1 सीट का मतलब हो जाएगा, वो 1 सीट का ये मतलब हो जाएगा कि जो ये 1 सीट है उसका मतलब है कि जो सरफेस इसका रिवॉल्व कर रहा होगा। जैसे मैं आपको बता सकूँ यहाँ पे कि जो 1 सीट में यहाँ पे क्या है, जो सरफेस इसका जो रिवॉल्व हुआ वो बेसिकली परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ये जो ओपन सरफेस है और नीचे वाला जो ओपन सरफेस वो दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है। जैसे इसका देखो, इसका एक ओपन सरफेस है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर दिखाऊँ तो इसका देखो ऊपर में सरफेस ओपन है और नीचे में इसका सरफेस है। ये दोनों सरफेस एक दूसरे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना। तो ये वाला सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया 1 सीट, अगर अच्छे समझना होगा तो। एंड इसमें क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, ये जो है ना कि परपेंडिकुलरिटी की ये एक्सिस जो है ना, जो एक्सिस एक दूसरे को कनेक्ट करते, ये एक्सिस में सेपरेट हो रखे हैं, ठीक है। ये इसमें क्या हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं, तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको लिखने देना चाहूँगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1 सीट और अगर 2 सीट आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक चीज़ डिफिनेशन लिखता हूँ, वो चीज़ आपको रिलेटेबल होगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि सरफेस जो यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे, वो सरफेस क्या हो रहा है कि रिवॉल्व हो रही है, ठीक ना। रिवॉल्व, सरफेस जो यहाँ पे रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्व अपटेंड, रिवॉल्व जो है कि अपटेंड हो रही है, मतलब जो रिवॉल्व होकर के अपटेंड होना चाह रही है, ठीक ना, जो रिवॉल्व होकर अपटेंड होना चाह रही है वो किसके अबाउट होना चाह रही है ना, तो ये हो रही है अबाउट, ये हो रही है अबाउट दी परपेंडिकुलर, ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी बाइसेक्टर बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू दी बाइसेक्टर, टू दी बाइसेक्टर, टू दी बाइसेक्टर, टू दी बाइसेक्टर बिटवीन दी लाइन, बिटवीन दी लाइन, एक सेकंड, बिटवीन दी लाइन, ठीक है। बिटवीन दी लाइन मतलब जो लाइन बना हुआ है एक्सिस वाला, उस एक्सिस के अलोंग जो है ये बाइसेक्ट करते हुए, बाइसेक्टर जो मैंने मतलब बाइसेक्ट करते हुए, ऊपर से नीचे का बाइसेक्ट करते हुए उसी के अबाउट ये सर्विस का रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। और जो बाइसेक्ट हो रही है उसका किसके अबाउट, ये जो बाइसेक्ट हो रही है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो बाइसेक्ट हो रही है एक्चुअली में किधर गया, ये जो बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट होने के किसके, यहाँ पे जो एक सेंटर बना था, ठीक ना, ये जो सेंटर बना हुआ है, इस सेंटर के, रेड कलर से दिखाता हूँ, ये जो सेंटर बना हुआ है, ये सेंटर से, तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग, लोसी बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे हम लोग, लोसी। तो टेक्निकल नाम है इसका, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये जो हमारे पास है बना हुआ, किधर का, तो ये जो हमारे पास बना हुआ लाइन, जो लाइन हो गया लाइन ऑफ दी लोसी बोल सकते हो, लाइन ऑफ दी लोसी बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा याद रख सकते हो कि 1 सीट का मतलब हो गया। एंड अगर बात करें सिमिलर में, अगर 2 सीट के बारे में बात करना चाहोगे तो 2 सीट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सीट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सरफेस, ठीक है, इसके बारे में लिखना चाहूँगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि सरफेस है जो कि रिवॉल्व कर रही है, सरफेस जो कि रिवॉल्व हो रही है, सरफेस रिवॉल्व ऑफ दी, सरफेस रिवॉल्व ऑफ दी एनी लाइन ज्वाइनिंग, 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 एनी लाइन ज्वाइनिंग दी लोसी, लोसी, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर का कोई कंसेप्ट नहीं है और इसमें बस इस परपेंडिकुलर कंसेप्ट है, ये एक दूसरे से अलग होता है। तो ये 1 सीट का हो गया, 2 सीट का हो गया। तो आई होप कि मुझे लगता है कि जो हाइपरबोलॉइड है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, बस इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन याद रखना, बाकी कहानी ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं कि जो कोनिकॉइड सेक्शन है उसमें पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, एलिपॉइड तीनों चीज़ को समझाया। हालांकि कुछ कोनिक जो 2D में थे उसको भी मैंने यहाँ पर डील करे हैं, ठीक है ना। जो कोनिक सेक्शन पढ़ना है अपने को 3 सिलेबस में पढ़नी है, एक फिक्स क्वेश्चन है, इससे आएगा ही आएगा। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, चाहे पैराबोलॉइड से पूछ ले, चाहे इलिप्स से पूछ ले, चाहे हाइपरबोलॉइड से पूछ ले। इसमें कंडीशन भी है, वो भी याद रखना कि A, B, C कब बड़ा छोटा होगा तो क्या बनेगा, ये भी याद रखना। एंड इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो मैं अगले क्लास में कराऊंगा। एंड अगले क्लास में मुझे लगता है कि सॉलिड ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा। एक टॉपिक है और टेंजेंट वगैरह वाला, वो भी अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में उसको ख़त्म कर देना चाहेंगे,
ठीक है। बाकी देखो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। बाकी बेसिक भी मैंने आज वो समझा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कोनिक पढ़े हैं तो कोनिक में तीनों चीज़ आपको पढ़ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कैसे कैसे बना था ये भी चीज़ हमको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। मैं इसको एक सेकंड, ठीक है, मैं इसको चाहूँगा कि इसको हटा दूँ। एक सेकंड, ये पूरा हट जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, चलो इसको रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। कोई फ़र्क वरक थोड़े पड़ता है, ये चीज़ समझा रखा है, क्या गलत है इसमें, अच्छी बात है। तो एक कोनिक मैंने बताया है, ठीक है। कोनिक के जो भी डिफरेंट टाइप वगैरह था वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम इस पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे एंड साथ साथ हम इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। उसके बाद से अगले चैप्टर पर हम बात करेंगे मैथ में। तो आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आप लोगों का कैसा ये वीडियो लग रहा है, कैसा जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ कितना आप लोगों के लिए रिलेवेंट है। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं। भाई देखो सिंपल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के साथ सिलेबस कवर करना दैट्स नॉट पॉसिबल ना, कभी भी नहीं हो पाएगा। सिलेबस पूरा करना है और प्रैक्टिस भी करना है, साथ में नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस में अगले जैसे भी क्लासेस ख़त्म होते हैं वो उसके बाद ही मैं कराता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट कि प्रैक्टिस नहीं हो, प्रैक्टिस में भर के कराऊंगा। प्रैक्टिस का जब बात चलती है ना, तो प्रैक्टिस तब बनती है जब आपके पास कुछ कंसेप्ट हो, कुछ चैप्टर ख़त्म हो। तो कुछ चैप्टर ख़त्म हो जाने दो, ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रैक्टिस तो इतना कराऊंगा कि आप क्या ही बोलूँ मैं, आप बिलीव नहीं होते हैं तो फेंकने वाला बात नहीं है इसमें। जब आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। मैं बोलूँगा, आप सोचोगे समझोगे, फिर वही बात हो जाएगी। मैं कराऊंगा तो आप खुद देख लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस में कितना कराता हूँ। एंड पिछले बैच में भी कराया है, तो उनसे जो लोग भी कांटेक्ट में है आप पूछना एक बार पिछले बैच में मैंने कितना अच्छे से करा रखा है, ठीक है। बाकी बिलीव भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, कि आप लोग जो है कि ध्यान बना कर रखो, जो भी चीज़ कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। बाकी जो भी दिक्कत हो रही है मैं आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि आप मेरे से नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हो। बाकी चलिए अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। इस लेक्चर में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।